सौ दर्द छिपे हैं सीने में, मगर अलग ही मज़ा है हंसकर जीने में। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी साथियों का। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं आज एक नई पुस्तक का। कक्षा 11 की पुस्तक आरोह भाग 1 और उसका आज हम पहला अध्याय है जो देखेंगे। प्रेमचंद कृत जो अध्याय है उसको देखेंगे। अनुरोध है आपसे, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, सर्च करते हो तो इस नाम से हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिस पर 3100 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। और आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करो, आप शेयर करो, और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करो, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। हमने नए साथी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, कक्षा 9 की पुस्तक, कक्षा 10 की पुस्तक, चारों पुस्तकें कंप्लीट कर ली। कक्षा 9 में 2 है, कक्षा 10 में 2 है। कक्षा 11 की हमने वितान पुस्तक कंप्लीट कर ली और अंतराल भाग 1 है जो कंप्लीट कर ली। और उसके बाद में आज हम प्रारंभ कर रहे हैं आरोह है भाग 1। देखिए साथियों, जो मेरे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं उनका काफ़ी कुछ पाठ्यक्रम हो गया है और परीक्षा से बहुत समय पहले ही हम कंप्लीट पाठ्यक्रम कर लेंगे। माफ़ करें। अब आज ये अध्याय प्रारंभ करें उससे पहले जो आरोह भाग 1 पुस्तक है उसमें कौन कौन से पाठ हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखिए साथियों, कक्षा 11 की जो ये पुस्तक है, कक्षा 11 की आरोह भाग 1 जो पुस्तक है, इसकी जो विषय सूचित देख लीजिए आप। गद्य खंड में हम बात करें, जो गद्य पाठ हैं उनमें पहला अध्याय प्रेमचंद जी का है, नमक का दरोगा, जो आज हम पढ़ेंगे। कृष्णा सोबती का मियाँ नसीरुद्दीन सत्यजीत राय साहब का आपू के साथ 2.5 साल, और बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण, शेखर जोशी साहब का गलता लोहा, कृष्णनाथ स्पीति में बारिश, मन्नू भंडारी रजनी, कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, जवाहरलाल नेहरू भारत माता, और सैयद हैदर रजा साहब का आत्मा का ताप। ये तो है गद्य खंड। अब पद्य खंड में यानी काव्य खंड में कौन कौन से पाठ हैं, अगर आप बाजार से पुस्तक खरीद कर लाना चाहो अलग से, या फिर गाइड खरीदो तो उसमें कि नहीं पुस्तक कौन सी है, तो आप पाठ है जो मिलान कर लीजिएगा। कबीर साहब का है हम तो एक एक करी जाना, संतो देखत जग बोराना, ये मिलेंगे। मीराबाई वाला है जिसमें मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, ये पद मिलेंगे। बाद में रामनरेश त्रिपाठी पथिक, सुमित्रा नंदन पंत वे आँखें कविता, भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद, त्रिलोचन चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, दुष्यंत कुमार साहब की गज़ल है, और अक महादेवी हे भूख मत मचल, और हे मेरी जूही के फूल जैसेश्वर। यहाँ पर जो ये गज़ल है, यहाँ पर ग के भी नीचे नुक्ता लगता है, दोनों ग और जय दोनों के नीचे नुक्ता लगता है, गज़ल बोला जाता है। ठीक है, अगला जो अध्याय है वो अवतार सिंह पाश सबसे खतरनाक, और निर्मला पुतुल का है आओ मिलकर बचाएं। यह है जो अध्याय है अपने आरोह भाग 1 के अंदर गद्य और पद्य जो भी है। अब हम प्रारंभ करते हैं पहला पाठ। हम प्रेमचंद जी का जो ये पाठ है इसको प्रारंभ करें उससे पहले इस किताब के अंदर कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई है जहां से पहले भी परीक्षाओं के अंदर जो सवाल पूछे गए हैं, तो आपको इनको भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ये कथन है कुछ विद्वानों के। देखिए गद्य खंड यहाँ से पुस्तक प्रारंभ होती है और उसमें आता है क्या, उसमें बात आती है कि उचित प्रकार की शिक्षा का अर्थ है, उचित प्रकार की शिक्षा का अर्थ है क्या, प्रज्ञा को जागृत करना तथा समन्वित जीवन का पोषण करना। समझ गए, जागृत करना तथा समन्वित जीवन का पोषण करना, और केवल ऐसी ही शिक्षा एक नवीन संस्कृति तथा शांतिमय विश्व की क्या स्थापना कर सकेगी। कौन कहते हैं? जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं। यानी कि ये आप ध्यान में रखना, कथन आ गया कि उचित प्रकार की शिक्षा का अर्थ प्रज्ञा को जागृत करना, प्रज्ञा यानी बुद्धि को जागृत करना तथा समन्वित जीवन का पोषण करना, और केवल ऐसी ही शिक्षा एक नवीन संस्कृति तथा शांतिमय विश्व की स्थापना कर सके। कौन? जय कृष्ण मूर्ति। पूछा जा सकता है, पहले भी परीक्षाओं में पाठ से पूर्व में जो कुछ कथन दिए गए हैं वहां से सवाल है जो उठाकर पूछे गए हैं। आगे हम थोड़ा सा और बढ़ें तो इसमें
3 कथन है जो और मिलते हैं, जो कि साहित्य इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण, क्योंकि हजारी प्रसाद गाता है सबसे पहले। ये कहते हैं हजारी प्रसाद साहब कि कोई भी पुस्तक कुछ शब्दों का संघात है, शब्दों के समूह ही तो पुस्तक कहलाते हैं। तो शब्दों के समूह ही तो पुस्तक कहलाते हैं, इतना ही दे दिया तो क्या होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब। परंतु वे शब्द सजाकर इस प्रकार रखे गए होते हैं कि उनसे हम एक अर्थ पाते रहते हैं, एक ही अर्थ पाते रहते हैं। और साहित्य का व्याकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी, वहाँ पर इन्होंने ये लिखा है। अगली बात, कलाकार होने के लिए जरूरी है कि वह चीज़ों को कसकर पकड़े और अनुभव को स्मृति को अभिव्यक्ति में और तत्व के रूप में, जो तत्व को रूप में डाले। कला का प्रयोजन यहाँ पर लिखते हैं ये अपने अर्नेस्ट फिशर। ठीक है, आगे नामवर सिंह साहब लिखते हैं कहानी और फैंटेसी के यहाँ पर कि कहानी शायद समय की कला है। कहानी क्या है? शायद समय की कला है। और समय के साथ जो कहानी है वो अनेक प्रकार की कलाएं दिखाती है। इतनी पंक्ति दे दी, पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है, नामवर सिंह साहब कहते हैं ये अनेक प्रकार की कलाएं दिखाती है। कभी वर्षों को समेटकर एक क्षण में बांध लेती है कहानी, कभी क्षण को खोलकर वर्षों में फैला देती है, कभी समय के दायरे को तोड़ती है तो कभी टुकड़ों को जोड़कर एक दायरा है जो बना देती है। कौन? कहानी। कहानी शायद समय की कला है। कहानी और फैंटेसी के यहाँ पर लिखते हैं नामवर सिंह साहब। ये हो गई अपनी बात, और अब हम प्रारंभ करते हैं विधिवत रूप से अपना अध्याय। जीवन में साहित्य का स्थान क्या होता है? वहाँ पर प्रेमचंद लिखते हैं कि साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन है जो करा देती है। प्रेमचंद का जीवन परिचय देख लेते हैं जो इस पाठ के अंदर दिया गया, और पाठ के विषय में क्या कहा गया वो देखते हैं। प्रेमचंद साहब का कक्षा 9 के अंदर जब पाठ आया था दो बैलों की कथा वाला, उस समय मैंने इनके परिचय को पूरे विस्तार से रचनाओं के कालक्रम सहित विस्तार से लिखवा दिया था। अब इस अध्याय में देखिए साथियों, एक बात तो आप नोट कर लीजिएगा, पाठों में जितनी चीज़ दी गई है सीधे के सीधे एग्जामिनर जो वहीं से सवाल उठाता है, न ज़्यादा न कम, वहीं से जो कुछ है वहीं से उठाएगा वो। तो पाठों में जितना दिया हुआ है उतने को आप अपनी खोपड़ी में जो बिठाते चलिए। मूल नाम क्या? धनपत राय। सन 1880 लम्ही ग्राम में जन्म होता है। रचनाओं में बात करें, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सभी क्या है? उपन्यास। आपने पहले भी परिचय लिख लिया होगा तो आप ध्यान से सुनते चलिए, रिवीजन होता जाएगा। नहीं लिखा, कोई नई चीज़ आए तो वहाँ पर नोट करते चलना परिचय में। तो सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है, निर्मला है, कायाकल्प है, गबन है, कर्मभूमि और गोदान, ये सभी क्या है? उपन्यास है इनके। वहीं बात करें हम इनके, सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में, गुप्तधन, ये सभी क्या है? कहानी संग्रह है। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये क्या है? नाटक है। देखिए साथियों, मैंने एक दिन सवाल पूछा था 4-5 रोज पहले, वो इसीलिए पूछा था, जो प्रेम की देवी ये जो नाटक लिखा है इस पुस्तक के अंदर तो ये प्रेम की देवी लिख रखा है, और बाकी और जगहों पर माफ करें, और जगहों पर ये मिलता है प्रेम की वेदी, और जगहों पर नाम मिलता है ये क्या? प्रेम की वेदी नाटक नाम मिलता है इनका। तो प्रेम की देवी इस पुस्तक के अंदर लिख रखा है, इसी प्रकार से मैंने वहाँ पर सवाल पूछा था। तो प्रेम की देवी और प्रेम की वेदी ये दोनों नाम है जो आप ध्यान में रखिएगा। ये या तो देवी मिलेगा या फिर आपको वेदी मिलेगा। ज़्यादातर जगह वेदी मिलता है, लेकिन इस पुस्तक में देवी दिया, इसलिए मैंने जानबूझकर वहाँ पर पूछा था। तो ये नाटक है प्रेमचंद साहब का। ठीक है, आगे हम बात करें कुछ विचार विविध प्रसंग। कुछ विचार और विविध प्रसंग ये क्या है? निबंध संग्रह है, इस नाम से मृत्यु 1936 में हो जाती है। अब साहित्य इतिहास की दृष्टि से 11वीं 12वीं के जो पाठों के परिचय के अंदर और विवरण जो दिया गया है वो उनकी विशेषताएं, प्रवृत्तियां, किस काल में क्या कुछ संबंध रहे उनके, वहाँ से बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनते। तो इन चीज़ों को ध्यान से देखते चलिएगा। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। प्रेमचंद जो है हिंदी की जो कथा साहित्य, कहानी साहित्य, उसके अंदर शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन क्या बीता? अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे इन्होंने क्या किया? बीए तक की जो पढ़ाई कर पाई है। वहीं अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी है जो करनी पड़ी इनको पहले।
सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण क्या त्यागपत्र देना है जो पड़ा था। सरकारी नौकरी मिली लेकिन असहयोग आंदोलन जब हुआ तो उस वजह से इन्होंने त्यागपत्र जो दे दिया। आगे हम बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से है जो चलता रहा। राष्ट्रीय आंदोलन से तो जुड़े, लेकिन इसका मतलब ये लेखन कार्य ने छोड़ दिया, लेखन कार्य से निरंतर जो जुड़े रहे। पत्नी शिवरानी देवी, ध्यान में रखना, पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना पत्नी का नाम शिवरानी देवी, के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में क्या हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में जो सामाजिक संघर्ष बनकर सामने है। जो भी राजनीतिक संघर्ष ये अनुभूत कर रहे थे, देख रहे थे, उनको अपने रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनाकर इन्होंने क्या है पेश किया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। जीवन का यथार्थ वास्तविकता भी थी और एक आदर्श भी, उसमें आदर्शता का भी पुट था। अनुरोध है साथियों, में बहुत समर्पण के साथ में ईमानदारी से आपको ये चीज़ें उपलब्ध करवा रहा हूँ, अच्छे से एक एक चीज़ समझाते हुए। तो आपसे ज़रूर गुजारिश है, ये निवेदन समझिए, आपको भी अपना कर्तव्य समझना चाहिए। वीडियो को आप लाइक किया करें हमेशा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, दोस्तों को बताएं आप। कवि आदि गणेश चैनल पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी कंप्लीट ज़बरदस्त तरीके से करवाया जा रहा है, और नए जुड़े साथी ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। हिंदी साहित्य के इतिहास में आगे हम बात करें इनके विषय में आरोह भाग 1 के अंदर कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की जो विधा है उसके विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर जो किया जाता है। जब हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर हम देखते हैं तो कहानी और जो उपन्यास विधा है, इसके जो विकास का जो काल विभाजन है ना, वो प्रेमचंद को ध्यान में रखकर, इन्हीं को केंद्र में रखकर जो किया जाता है। आपने देखा होगा साहित्य कि प्रेमचंद युग की कहानियाँ, प्रेमचंदोत्तर कहानियाँ, उस प्रकार से। तो प्रेमचंद पूर्व युग आ जाता है, प्रेमचंद युग आ जाता है और प्रेमचंदोत्तर युग आ जाता है। तो इन्हीं के नाम को ध्यान में रखकर है जो अब परीक्षा में यहाँ से सवाल बन सकता है। देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एग्जामिनर थोड़ा सा दिमाग लगा लेगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन किनको ध्यान में रखकर है जो किया जाता रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है विशेष तौर से प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल बन सकता है साहित्य इतिहास में। यह प्रेमचंद के निर्विवाद, बिना कोई विवाद के महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ के ठोस जमीन पर जो प्रतिष्ठित किया। यानी कि प्रेमचंद ही वो रचनाकार हैं ऐसे पहले जिन्होंने कहानी और जो उपन्यास विधा है, कहानी विधा और उपन्यास जो विधा है, इसको क्या कल्पना और रोमानियत के धुएं के अंदर ये उड़ रही थी, कल्पना और रोमानियत के धुएं से ढक रही थी, उससे निकाला इन्होंने और यथार्थ की ठोस जमीन पर, यानी इन कहानी और उपन्यास में वास्तविकता को, यथार्थ जीवन को है जो परिलक्षित किया, प्रस्फुटित किया इन्होंने अपने साहित्य के अंदर, और उसी अनुरूप फिर इनको कहानी और उपन्यास को यथार्थ से जोड़कर, आदर्श से जोड़कर जो प्रतिष्ठापित किया, वास्तविकता उजागर की इन चीज़ों में। यथार्थ की ज़मीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक जो सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। आगे कहानी की बात क्या आती है कि कहानी यथार्थ की ज़मीन से जुड़ी और उसके बाद में कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रही कि केवल कहानियाँ सुनाती बस काम हो गया, एक बार आ जाता और वो था। इससे आगे भी एक कदम आगे चलकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी है जो कहानी और ये जुड़ी साहब। और इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू मिश्रित, हिंदुस्तानी मध्यकाल के यहाँ तक हिंदुस्तानी ज़बान है जो बोली जाने लगी। और हिंदुस्तानी ज़बान कौन सी होती है जिसमें हिंदू उर्दू जो है मिश्रित भाषा का विशेष है जो योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ है जो आई। अब ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ सवाल बन सकता है कि उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई। उनके यहाँ किनके? प्रेमचंद के साहित्य के अंदर उनका आरंभिक, उनका यानी प्रेमचंद जी का, उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया लगातार है जो अपनी रचनाओं में यूँ समझिए विकास किया, सुधार किया। और पंच परमेश्वर जैसी कहानी, तो पंच परमेश्वर की पूछ ले विधा तो क्या है? कहानी है ये, और किसकी है? प्रेमचंद की है। तथा
सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ जो सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के जो अग्रदूत के रूप में सामने आए। तो ये यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है उसको लेकर लिखा गया सेवा सदन उपन्यास, और यथार्थवादी दृष्टिकोण को लेकर लिखी गई कहानी क्या, पंच परमेश्वर। तो ये यथार्थवादी, अब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आ रहा अगली वाली पंक्ति में, और वो सवाल पीछे वाली सेकंड ग्रेड के अंदर है जो पूछा गया है कि यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा क्या प्रेमचंद ने की, और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। तो ये सवाल सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है, साहब जरूर ध्यान में रखिएगा। सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड दोनों में एक जगह पूछा गया है कि प्रेमचंद की जो रचना है उसके अंदर क्या मिलता है, तो वहाँ पर आदर्शोन्मुख यथार्थवाद मिलता है। विशेष और रचनाकार भी हम आगे देखेंगे जिनकी रचनाओं में यथार्थवाद देखने को मिलता है, लेकिन इन्हीं की रचनाओं में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई क्या है, संज्ञा है साहब, उन्हीं की यानी प्रेमचंद साहब की। आगे देखिए, यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक है जो पहुंचा देती है। और आप कहोगे तो जो ये किताब है इसका जो ऊपर का पोस्टर है ऊपर का कवर, वो भी मैं वीडियो के आखिर में जो लगा दूंगा, तो आप देख लेना। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी है जो है ये अपने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद वाली। देखिए, सेवा सदन और प्रेमाश्रम क्या है, उपन्यास है प्रेमचंद के। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी और नमक का दरोगा, ये है कहानियाँ। विधा पूछ ले तो पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी और नमक का दरोगा कहानियाँ। इत्मीनान से, मनोयोग से मेरे साथ साथ चलते चलोगे तो खोपड़ी में चीज़ें उतरती जाएगी। बाद की उनकी रचनाओं में ये क्या है, आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई, धीरे धीरे आदर्शवादी प्रवृत्ति जो कम होती गई, और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में किसी तरह का जो समझौता है वो जो नहीं करते हैं। जैसे गोदान उपन्यास में और पूस की रात, कफन आदि कहानी इसकी क्या है, सुंदर उदाहरण है। फिर देखिए, यहाँ दी गई कहानी, अब हम जो कहानी दी गई नमक का दरोगा, जो नमक का दरोगा हम पढ़ेंगे आज, जिसकी हमने शुरुआत की आरोह भाग 1 के अंदर, तो नमक का दरोगा विधा पूछ ली जाए। नमक का दरोगा विधा क्या है, कहानी, क्योंकि इसी को पढ़ेंगे तो इसका पूछा जाना लाजमी पूछी जा सकती है। तो ये क्या है, कहानी है। यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा, और प्रकाशन, प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी। प्रथम प्रकाशन कब होता है इसका, 1914। प्रेमचंद की क्या है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, चर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में जो देखा जा सकता है। तो इसके अंदर क्या मिलता है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, ये सवाल है जो पूछा गया है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत कहानी है। तो आ जाए, धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। फिर डैश डैश लगा के नमक का दरोगा 2-3 और दे दी, तो वहाँ पर ध्यान में रखना है नमक का दरोगा, क्योंकि ये पाठ के अंदर आया है ये कथन। आगे हम पढ़ेंगे पाठ तो देखने को मिलेगा। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वर्ती और असद्वर्ती, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइप हुआ, ये धन और धर्म, यहाँ पर असद्वर्ती और बाद में धर्म सद्वर्ती। धन बुराई, धर्म अच्छाई, असत्य सत्य इत्यादि भी हम कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः कौन कौन करते हैं, कहानी में कौन कौन से पात्र, वो आ जाए। पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने जो किया है। देखिए, पंडित जो अलोपीदीन है एक तो, और एक है मुंशी वंशीधर, ये धन और धर्म के क्या है, स्तंभ है इसके अंदर अध्याय में। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं। देखिए, अब यहाँ से पूछा जा सकता सवाल कि नमक का दरोगा, ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज़ को। नमक का दरोगा जो अध्याय है उसके अंदर पंडित अलोपीदीन किसका प्रतीक है या किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है यहाँ पर, तो धन का।
ये इस तरह के सवाल बन सकता है। और वहीं मुंशी वंशीधर जो है किसका, धर्म का। और ईमानदार कर्मयोगी कौन है यहाँ पर, मुंशी वंशीधर है, मुंशी वंशीधर। इसको खरीदने में असफल रहते हैं ये पंडित अलोपीदीन। तो क्या पंडित अलोपीदीन अपने क्या धन की महिमा का उपयोग कर, यानी धन के बलबूते रिश्वत देकर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते, यानी हटवा देते हैं एक तरीके से, यूँ कह सकते हैं आप। आगे देखिए, लेकिन अंत सत्य के आगे उनका सिर है जो झुक जाता है, और वे सरकारी महकमे से क्या बर्खास्त वंशीधर को क्या बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ है तो अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। अब देखिए, लेकिन अंत सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है, उनका सिर झुक जाता है। यहाँ पर उनका किसके लिए, पंडित अलोपीदीन के आखिर में हार मान लेते हो, और वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन पर भत्ते के साथ, पाठ के जो सारांश वो दिया गया, भत्ते के साथ अपने सारी जायदाद का क्या स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। तो किसको, वंशीधर को। और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, और निवेदन करते हैं, पंडित अलोपीदीन क्या निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा जो बनाए रखे। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है साहब, नोट कर लीजिएगा इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति। और ये किसका कथन है, पंडित अलोपीदीन कहते हैं। उनके घर में आगे पाठ आगे पढ़ेंगे तो देखा जाएगा, घर पे आके कहते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है क्या, कि वह आपको सदैव उस नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उदंड और किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा है जो बनाए रखे, वही स्वभाव आपके अंदर बरकरार रखे, पंडित अलोपीदीन कहते हैं ये। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और क्या है न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ जाने की यथार्थ तस्वीर है जो इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। तो ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ जाने की यथार्थ तस्वीर किस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है, तो नमक का दरोगा। ध्यान में रखना इस पंक्ति को, यहाँ से भी सवाल बन सकता है, जहाँ से जो सवाल बन सकते हो मैं आपको बताता चलूँगा। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म करना नहीं चाहते, क्योंकि नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। ये पूरी पंक्तियाँ देकर पूछा जाता है किसने कहा, प्रेमचंद ने, कि यथार्थवाद जो है ना वो हमको निराशावादी बना देता है और मानव चरित्र पर से हमारा जो विश्वास है जो उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई है जो नज़र आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई, ये पंक्तियाँ देकर पूछा जा सकता है किसकी है, प्रेमचंद। कहाँ से ली गई है, उपन्यास शीर्षक निबंध से। उपन्यास शीर्षक से निबंध लिखा इन्होंने, वहाँ से पंक्तियाँ ली गई है कि यथार्थवाद जो है निराशावादी बना देता है हमको, और मानव चरित्र पर यह हमेशा विश्वास से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। जरूर ध्यान में रखिएगा, उपन्यास शीर्षक नाम से निबंध लिखा, वहाँ से पंक्तियाँ उठाई गई है। और इसीलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। और कहानी का अंत क्या होता है, सत्य की जीत के साथ होता है साहब। और अब आते हैं साहब अपनी ये कहानी नमक का दरोगा, जो कि थोड़ी बड़ी है। तो आज का ये वीडियो पहले 24-25 मिनट का हो चुका है, तो पूरी करेंगे तो काफ़ी हो जाएगा, 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा लगातार, तो नेट की भी आपके फिर दिक्कत रहेगी देखने में। और कल इसको पार्ट को हम नमक का दरोगा जो ये कहानी है इसको कंप्लीट एक भाग में कर देंगे। तो एक भाग में आज परिचय संदर्भ हो गया, इस किताब में कौन कौन से पार्ट है वो देख लिया, और कल एक पार्ट के अंदर पूरे पार्ट को हम जो पढ़ा देंगे। अनुरोध है आपसे, वीडियो को लाइक करो आप ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा लाइक करोगे उतना ही मेरा संबल बढ़ेगा। शेयर करो सभी दोस्तों के साथ, और बताओ उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ अपने चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को इसको बढ़ाओ आप। और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, घंटी वाले निशान पर क्लिक करना, ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और शाम को 8 बजे अपनी काव्य शास्त्र वाली क्लास होती है, और 3 बजे ये पाठों वाली होती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी। अगर सर्च करते हो आप तो कवि आदि गणेश हिंदी
इस नाम से है जो आपको सर्च करना है, जिस पर 3100 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। उस चैनल को आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम। मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है, क्या नाम है उसका, आदि की आवाज़। दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़। उस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, जो कि पढ़ाई से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं होती है उनको लेकर, उनके रिगार्डिंग। तो उस आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डाले गए हैं। तो देखिए, निरंतर सकारात्मक रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।